मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो वैकेंसी निकली है एएसओ, ठीक, उसका जो है प्रिपरेशन करने वाले हैं। उसमें जो आपके 65 मार्क्स हैं उसका जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है क्या है, सांख्यिकी है। इसमें परिभाषा, क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, सीमाएं, अविश्वास एवं दुरुपयोग की स्थितियां हैं, ठीक ना। ये टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ये 5 मार्क्स का आपका है, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सांख्यिकी, ठीक है। ये है आपके पास टॉपिक सांख्यिकी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए, मैं जो है हिंदी में ही इस क्लास को जो है अरेंज किया हूँ। अगर आप लोगों को कोई असुविधा होगी पढ़ने में तो बताइएगा, इसको जो है इंग्लिश में भी किया जा सकता है, ठीक ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको समझना है चीज़ों को। इंग्लिश में क्या टर्म थोड़ा सा अलग हो जाता है बस, और क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और पेपर देंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अब आइए देखते हैं सांख्यिकी का उद्गम एवं विकास, ठीक ना। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यद्यपि आधुनिक अर्थ में सांख्यिकी शब्द का जो है बहुत पुराना मतलब वो नहीं है, ठीक ना। मतलब जो सांख्यिकी शब्द है बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। तथापि यह शब्द प्राचीन काल से प्रयुक्त होता रहा है, ठीक ना। इसको जो है बोला जा रहा है कि ये जो शब्द है बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन इसका जो यूज है, ठीक ना, वो कहाँ से है, प्राचीन काल से जो है प्रयुक्त होता चला आ रहा है, ठीक ना। इस शब्द की जो उत्पत्ति है किस प्रकार हुई है, यह एक जो है रोचक विषय है, अपने आप में जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक ना। जो आंग्ल भाषा है, आंग्ल भाषा का जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक, स्टैटिस्टिक्स है तथा स्टैटिस्टिकल शब्दों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है, ठीक ना। स्टैटिस्टिक से हुई है, जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक से, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से और लैटिन भाषा के स्टेटस से जो है हुई है। स्टैटिस्टिक्स की जो उत्पत्ति हुई है यहाँ से हुई है, ठीक ना। कहाँ कहाँ के बारे में बताया गया आपको, एक तो जो है लैटिन, ठीक ना, कहाँ से बताया गया, लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक से जो है हुई है, ठीक है ना। इन सभी शब्दों का अर्थ राजनीतिक राज्य, पॉलिटिकल स्टेट है, ठीक ना। इन सब का जो मतलब है वो क्या है, पॉलिटिकल स्टेट है, ठीक ना। स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, जर्मनी को जाता है, ठीक ना। स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने का जो श्रेय है किसको जाता है, वो जर्मनी को जाता है, ठीक ना, जर्मन वालों को जाता है, ठीक। और वहाँ के जो जर्मन के जो प्रसिद्ध गणिताचार्य हैं गॉटफ्राइड, कौन, गॉटफ्राइड एकेनवाल, ठीक ना, कौन, गॉटफ्राइड एकेनवाल को जो है प्राप्त, ठीक। इस तरीके से नाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। थोड़ा उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग ही होता है, ठीक ना। इस वजह से ये टॉपिक जो बहुत कठिन माना जाता है, टफ माना जाता है, ठीक। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, इतने भारी भरकम वर्ड आएंगे, ठीक ना, कि जो है आप पहली बात तो उसको बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है। गॉटफ्राइड एकेनवाल जो है कहाँ के गणिताचार्य थे आपके, ये जर्मनी के थे, ठीक ना। उन्होंने ही जो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था, ठीक। और ये जर्मन वाला जो है ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक ना। और इसका जो अभी तक जो मीनिंग हम लोगों ने देखा क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट होता है, ठीक। आगे चलते हैं। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। किसको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, जो आपके जर्मन के गणिताचार्य हैं गॉटफ्राइड एकेनवाल को, किसको, गॉटफ्राइड एकेनवाल को जो है सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, गॉटफ्राइड एकेनवाल को, ठीक है। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कवि सम्राट विलियम शेक्सपियर तथा महाकवि मिल्टन ने अपनी रचनाओं में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था। शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक हैमलेट तथा साइमबलाइन में और मिल्टन ने अपने महाकाव्य पैराडाइज रिगेंड में, ठीक ना, मिल्टन ने किसमें, पैराडाइज रिगेंड में इस शब्द का प्रयोग किया था। 1770 में जो है बैरन J.F. वान बिलफील्ड ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल यूरोडिशन, ठीक ना, द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल यूरोडिशन में सांख्यिकी पर एक अध्याय सम्मिलित किया था, ठीक है। किसने किया था, 1770 में, ठीक ना। देखिए, कुछ चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें मतलब ऐसी हैं जो आपको बस देखनी है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, ठीक। तो क्या है, 1770 में जो है बैरन J.F. वान बिलफील्ड, ठीक, देख रहे नाम कितना कठिन है इनका भाई, बैरन J.F. वान बिलफील्ड, इतना कठिन नाम, ठीक। अपनी पुस्तक द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल यूरोडिशन में सांख्यिकी पर एक अध्याय सम्मिलित किया था, ठीक है, 1770 में। अब बुक का क्या नाम था, द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल यूरोडिशन, ठीक। नेक्स्ट है फिर
उन्होंने सांख्यिकी को ज्ञात संसार के आधुनिक राज्यों की राजनीतिक अवस्था सिखाने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। ठीक ना, क्या बताया था उन्होंने जो है, मतलब उनका मतलब ये था, उन्होंने बोला था ये राजनीति विज्ञान से जो है इसका संबंध है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर पिछली 3 शताब्दियों में सांख्यिकी विज्ञान का बहुमुखी विकास हुआ, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। इस विषय में अब्राहम डी मायवर, कौन, अब्राहम डी मायवर, लाप्लास, गॉस, गॉल्टन, कार्ल पियर्सन, विलियम एस गॉसेट, आर ए फिशर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने मतलब इसका जो है खूब डेवलपमेंट किया। ठीक है, भारत में प्रो पीसी महालनोबिस, ठीक ना, जो पीसी महालनोबिस हैं, और डॉक्टर वीकेआर, डॉक्टर वी राव एवं डॉक्टर पीवी सुखात्मे के नाम सांख्यिकी के विकास के क्षेत्र में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। ठीक ना, अगर अपने इंडिया में माना जाए जो मेन थे इसके जो है स्टैटिस्टिक्स के, वो कौन थे, महालनोबिस साहब थे। ठीक ना, कौन थे, पीसी महालनोबिस साहब थे, प्रोफेसर जो है पीसी महालनोबिस साहब थे। ठीक ना, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इंडिया में सबसे बड़ा नाम अगर स्टैटिस्टिक्स में है तो वो कौन है, महालनोबिस साहब थे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो बात है, ये नाम तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक ना, ये नाम आपको नहीं भूलना है। ठीक है, बाकी डॉक्टर वीकेआर, वी राव एवं डॉक्टर पीवी सुखात्मे साहब भी जो है इस क्षेत्र में जो है बहुत योगदान दिए हैं। ठीक है, अब सांख्यिकी विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दो स्रोतों से मिलती है। कहाँ से मिलती है, 2 स्रोतों से मिलती है। पहला सरकारी अभिलेख से मिलता है, दूसरा कहाँ से मिलता है, गणित से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सरकारी अभिलेख से, और किससे मिलता है, गणित से मिलता है। ठीक, आइए बात करते हैं पहले नंबर सरकारी अभिलेख की बात करते हैं। यह सबसे प्राचीन स्रोत है। सरकारी कार्यों के लिए जनसंख्या की गणना की जाती थी। ठीक है, मतलब जो सरकारी कार्यालय हैं उनके लिए जो है जनसंख्या की गणना की जाती थी। उदाहरणार्थ अगर बात किया जाए तो मिस्र में जैसे पुलिस के पास प्रत्येक परिवार के मुखिया का लेखा होता है, इसी प्रकार जुड़िया में जनसंख्या की गणना ईसा से 2030 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, जुड़िया में जो है जनसंख्या गणना जो है 2030 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक, जिसके अनुसार जनसंख्या का अनुमान जो है कुछ इतना लगाया गया था। रोम में पहली जनगणना जो है ईसा में 430 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक ना, रोम में पहली जनगणना ईसा में 430 वर्ष पूर्व हुई। ठीक ना, 430 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। रोम में जनगणना के अतिरिक्त फौजी शक्ति, कर क्षमता, जन्म तथा मृत्यु दर संबंधी समंक एकत्रित किए जाते थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो समंक है, समंक का मतलब क्या है, यहाँ से डेटा है। क्या है, डेटा मतलब कि जो आप कोई चीज़ लेते हैं ना, डेटा की, जैसे 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, ठीक है, इस क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो वो जो डेटा है उसी को समंक यहाँ बोला जा रहा है। ठीक ना, एकत्रित किया जाता था, मतलब डेटा को एकत्र किया जाता था। चूँकि समंक अधिकांशतः मतलब डेटा अधिकांशतः सरकारी कार्यों के लिए एकत्र किए जाते थे। ठीक है, इसलिए इसको सरकारी विज्ञान या राजतंत्र की कला कहा जाता था। ठीक ना, स्टैटिस्टिक्स को और नाम भी बोला जाता था, क्या चीज़, सरकारी विज्ञान या राजतंत्र की कला। इसको क्यों बोला जा रहा सरकारी विज्ञान, क्योंकि इसका जो यूज है सरकारी कार्यों के लिए, चीज़ों को जो है गिनने के लिए जो है किया जाता था। ठीक है, इस वजह से सरकारी विज्ञान इनको बोला जाता था और राजतंत्र की कला कहा जाता था। 16वीं शताब्दी के आरंभ में सांख्यिकी पर कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। ठीक, 16वीं शताब्दी में। अब आइए देखते हैं गणित के रूप में इसको जो है कैसे ख्याति प्राप्त हुई। आधुनिक सांख्यिकी विधियां विशेषतया न्यायादर्श के आधार पर समग्र का ज्ञान गणित के संभावना सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, इंग्लैंड और फ्रांस में प्रचलित जुए की प्रवृत्ति से इस सिद्धांत का उद्गम हुआ। 17वीं शताब्दी में डी मायवर, फॉर्मेट, गैलीलियो और प्रमुख गणित शास्त्री जेम्स बर्नौली, डेनियल बर्नौली इत्यादि ने हार जीत के अवसर जानने के लिए संभावना सिद्धांत की रचना की। ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आप देख रहे हैं मैथमेटिशियन, इन्होंने क्या किया कि जो विन लॉस होता है ना, विन लॉस, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप एक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि ये टीम मैच जीतेगी या हारेगी। ठीक ना, तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये एक टॉपिक आपका जो है दिया गया है आपके यहाँ। ठीक ना, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब प्रायिकता निकालते हैं कि संभावना व्यक्त करते हैं कि आज जो है बारिश होगी कि नहीं होगी, ये कोई टीम मैच खेल रही है तो वो जीतेगी या हारेगी, एक संभावना हम लोग देते हैं ना। तो वही संभावना सिद्धांत की जो है रचना की गई थी, ये जो ढेर सारे मैथमेटिशियन है, तो उसमें जो है स्टैटिस्टिक्स का जो है यूज किया गया। ठीक ना, वहाँ से ये सब चीज़ें निकल करके आई, तो वो जो है ये बताना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
आधुनिक संख्या शास्त्री प्राचीन काल के जुआरी की भांति किसी कार्य में निहित जोखिम को मापने में लगा है। ठीक, किसी एक घटना से क्या होगा बताना कठिन है, परंतु घटनाओं की संख्या अधिक हो तो संभावना अथवा अनुमान संबंधी सिद्धांत की सहायता से ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक ना। प्रसिद्ध गणित शास्त्री डी माइवर ने सामान्य वक्र की खोज की, जो आधुनिक सांख्यिकी सिद्धांत का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक ना। जो आधुनिक सांख्यिकी सिद्धांत है उसका जो सबसे बढ़िया अंग है उसको क्या बोला गया, सामान्य वक्र। ठीक ना। क्या चीज़, सामान्य वक्र जो है, और इसका खोज किसने किया था, डी माइवर साहब ने। ठीक ना। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रख करके चलना। डी माइवर साहब ने क्या किया था, सामान्य वक्र का जो है खोज किया था। ठीक ना। जो आपका तो क्या है, नेक्स्ट क्या है, पिछली शताब्दी में सांख्यिकी रीतियों में काफ़ी प्रगति हुई है। प्रमुख संख्या शास्त्रियों फ्रांसीसी गाल्टन, ए.एल. बाउले, एजवर्थ कार्ल पियर्सन, आर.ए. फिशर, एट्स आदि ने सांख्यिकी विधियों के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ठीक है। इन्हीं के प्रयत्नों से सांख्यिकी एक समृद्धशाली शास्त्र बन सकी है, नहीं तो नहीं बन पाती। ठीक ना। अब आपके मन में सवाल यार कि इतना हिस्ट्री हम लोग पढ़ कहाँ रहे भाई। ठीक, अभी जो है पेपर हुआ है भैया यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का हुआ, उतना डीप जा करके उसने पूछा है ना भाई कि सबका जो है हालत ख़राब हो गया। तो आपको जो है सिलेक्शन लेना है तो भाई थोड़ा सा जो है बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। मैं भी जो है पढ़ रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ आपको भी डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक ना। और बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। तो मैं सोच रहा हूँ जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाए एकदम। हाँ, हिंदी है थोड़ा कठिन है, इसको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन बार बार थोड़ा करेंगे तो फिर हो जाएंगी चीज़ें, हो जाएंगी। ठीक है। बाकी अगर दिक्कत है तो मैं आपको बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा, वहाँ से जा करके बुक है आप डाउनलोड करके इंग्लिश में जो है आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक, तो आगे चलिए चलते हैं। फिर क्या है, सांख्यिकी का विकास। ठीक, ये टॉपिक है अपना सांख्यिकी का विकास है। ठीक, चलिए, सांख्यिकी की उत्पत्ति राज्य विज्ञान मतलब साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के रूप में हुई है। ठीक, जो ये सांख्यिकी है इसको हम लोगों ने पहले देखा था, इसको किस विज्ञान में जाना जाता था, राज्य विज्ञान के लिए जाना जाता था। ठीक ना। और इसको जो है सरकारी विज्ञान भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसको जो है सरकारी काम के लिए यूज किया जाता था। सरकारी काम मतलब क्या, जनगणना के लिए किया जाता था। ठीक है। प्राचीन काल में सांख्यिकी का प्रयोग राज्यों के शासन प्रबंध को उचित रूप से चलाने के लिए किया जाता था। आधुनिक समय में सांख्यिकी को निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। वास्तव में प्रत्येक विज्ञान सांख्यिकी का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य करता ही है। सांख्यिकी के विकास के निम्नलिखित दो प्रमुख कारण हैं। आइए वो कारण देखते हैं कौन कौन से हैं। सांख्यिकी की बढ़ती हुई मांग। ठीक ना। ठीक, और जो दूसरा है आपका सांख्यिकी की घटती हुई लागत। ठीक, इसका जो मांग है क्या है, इसमें देखिए दो प्रमुख कारण कौन है, सांख्यिकी के विकास के दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से, पहले नंबर पे आता है आपका सांख्यिकी की बढ़ती हुई मांग, दूसरा है सांख्यिकी की घटती हुई लागत। ठीक, डिक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। चलिए देखते हैं फिर पहला सांख्यिकी की जो परिभाषाएं हैं। ठीक ना। हाँ, इसमें जो है यही था, मतलब इसका जो विकास के जो दो प्रमुख कारण कौन से भैया, सांख्यिकी की बढ़ती हुई मांग, दूसरा सांख्यिकी की घटती हुई लागत। ठीक ना, कॉस्ट। अब आइए देखें इसकी परिभाषा, ये जो है मेंशन किया गया है, इसको थोड़ा आराम से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। देखिए, जो सांख्यिकी शब्द की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे तथ्यों के समूह मतलब फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ डेटा के रूप में माना है। ठीक, तथा कुछ ने सांख्यिकी विधियों स्टैटिस्टिकल मेथड्स के रूप में इसको माना। ठीक ना। मतलब ये कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं कि उन्होंने बोला कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, फैक्ट एंड फिगर्स आर डेटा का कलेक्शन है। ठीक ना। फैक्ट हो गया या फिगर हो गया या फिर डेटा का क्या है, ये कलेक्शन है। ठीक, कुछ लोगों ने ये माना कि जो है ये स्टैटिस्टिकल मेथड का जो है एक कलेक्शन है। ठीक है ना। इस तरीके से मतलब कि दो उसमें जो है विचार दिया गया है। इसमें कुछ प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को यहाँ जो है विवेचना की गई है, विवेचन किया गया है। ठीक है। आइए देखते हैं वेबस्टर साहब ने, उन्होंने बोला है कि सांख्यिकी की परिभाषा उन्होंने दी है, क्या दी है देखिए, समंक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि डेटा। ठीक ना, क्या डेटा क्या, ठीक ना, डेटा या फिर समंक बोल लीजिए। समंक एक राज्य की जनता की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है। ठीक ना, समंक एक राज्य की जनता की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है। विशेष रूप से
वे तथ्य जिनको अंकों के रूप में अथवा किसी भी सारणी या फिर वर्गीकृत पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो कहलाता है आपका स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक ना, देखिए समंक एक राज्य की जनता की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है। ठीक, अब इसको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विशेष रूप से ये वे तथ्य होते हैं जिनको अंकों के रूप में अथवा किसी सारणी के रूप में, जैसे ऐसे सारणी दे दिया गया ना, यहाँ पे ऐसे दे दिया गया, यहाँ लिख दिया गया ABC, मतलब इस क्लास में जो है मतलब कि जैसे 6 है, 7 है, 8 है, मतलब 6 के ग्रुप A में जो है 20 बच्चे हैं, 6 के ग्रुप B में जो है 30 बच्चे हैं, 6 के C में जो है 40 बच्चे हैं। इसी तरीके से एक डेटा या सारणी बना दिया गया, वर्गीकृत पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यही जो है आपका स्टैटिस्टिक्स की डिफिनीशन दी है, वेबस्टर साहब ने दिया है। ठीक है, और है उपर्युक्त परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है, मतलब कि उतना ये डिफाइन नहीं कर पा रही है स्टैटिस्टिक्स को, बहुत छोटे डिफिनेशन है। इसके द्वारा सांख्यिकी का क्षेत्र केवल राजकीय लाभ के अंक संकलन तक ही सीमित रह जाता है। इस वजह से वास्तव में सांख्यिकी का क्षेत्र अब अत्यंत विस्तृत हो गया है। ठीक ना, ठीक इस वजह से जो है एक और परिभाषा आई जिसको हम लोग बोल रहे हैं डॉक्टर बाउले के अनुसार। ठीक ना, डॉक्टर बाउले साहब ने क्या दिया, इनको देख लीजिए। किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों में व्यक्त किए गए उन तत्वों के विवरण को समंक कहते हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। ठीक, इन्होंने बोला कि किसी अनुसंधान मतलब जहाँ रिसर्च किया जाता है वहाँ से जो रिलेटेड अंक होते हैं, ठीक ना, उन अंकों में जो है किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों में व्यक्त किए गए उन तत्वों के विवरण को समंक कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। ठीक ना, जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है, ये बोला है डॉक्टर बाउले साहब ने बोला है। ठीक है, और इस परिभाषा के अनुसार समंकों की जो है 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, समंक तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, समंक किसी अनुसंधान से संबंधित होते हैं। ठीक ना, किसी अनुसंधान से संबंधित होते हैं। तीसरा, तुलना करने के लिए समंकों की एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। ठीक ना, तुलना करने के लिए डेटा को जो है एक दूसरे के रूप में रखा जाता है। ठीक, समंक मतलब डेटा से क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ 20 किया गया, यहाँ 30, तो इन दोनों को जो है कंपैरिजन करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, ये अनुसंधान से संबंधित है, और जो स्टैटिस्टिक्स का ये जो डेटा है किससे है, संख्यात्मक रूप से जो है इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक ना, इस परिभाषा से ये निकल करके आया बाउले साहब के अनुसार। ठीक, और देखिए इस परिभाषा में समंकों की कुछ ही विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। ठीक ना, मतलब 3 ही विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया और विशेषताओं पर नहीं डाला गया है। ठीक ना, इस वजह से समस्त विशेषताओं पर नहीं डाला गया, अर्थात यह परिभाषा भी बहुत संकीर्ण है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और साइंटिस्ट है प्रोफेसर यूल तथा कैंडल के अनुसार क्या है, समंकों का तात्पर्य उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा पर अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। ठीक, मतलब कि ये जो डेटा है ये क्या, एक संख्यात्मक तथ्य है। ठीक ना, जो क्या है, पर्याप्त सीमा पर अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते रहते हैं। ठीक ना, ठीक, यह परिभाषा भी क्या है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें समंकों की केवल 2 विशेषताओं का ही उल्लेख किया गया। पहला क्या, संख्या में व्यक्त होना। ठीक ना, किस में व्यक्त किया जा रहा है, संख्या में व्यक्त किया जा रहा है, और अनेक कारणों से प्रभावित होना, ये 2 चीज़ों से जो है ये प्रभावित हो रही है डिफिनीशन। इस वजह से इस परिभाषा को भी क्या माना गया, संकीर्ण माना गया है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर यूल और कैंडल ने दो वो विशेषता बताई, और ये बाउले साहब जो थे इन्होंने 3 विशेषता बताई, और इन्होंने कोई भी जो है ये कोई भी विशेषता नहीं बताई थी। किसने नहीं बताई थी भाई, इन्होंने, वेबस्टर साहब ने कुछ नहीं बताया। ठीक ना, इस वजह से तीनों जन की जो डिफिनीशन है वो क्या मानी गई, संकीर्ण मानी गई। ठीक ना, फिर उसके बाद आए प्रोफेसर होरेस सैक्रिस्ट। ठीक ना, प्रोफेसर होरेस सैक्रिस्ट आए, इन्होंने जो है सांख्यिकी शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी, सांख्यिकी से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उस समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं। ठीक ना, मतलब जो सांख्यिकी है वो क्या है, वो ऐसे तथ्य के समूह होते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं, जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जाता है। सही बात, ठीक, जिनकी गणना या अनुमान परिशुद्धता के एक उचित स्तर के अनुसार की जाती है, जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से संग्रहित किया जाता है तथा तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। ठीक, तो देखिए इन्होंने जो है ढेर सारी जो है विशेषता यहाँ पे बता दी। तो ये कौन दिए थे, प्रोफेसर होरेस सैक्रिस्ट साहब ने दिया। ठीक, इस परिभाषा के अनुसार समंकों के निम्न प्रमुख लक्षण कहे जा सकते हैं। पहला, तथ्यों का समूह।
ठीक। दूसरा, विविध कारणों से ये प्रभावित होते हैं। तीसरा, संख्यात्मक रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। चौथा, यथोचित परिशुद्धता, एक्यूरेसी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुनियोजित ढंग से इसको संग्रहित किया जाता है, मतलब कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक। नेक्स्ट है आपका पूर्व निश्चित उद्देश्य इससे स्पष्ट होता है। प्री डिटरमाइंड पर्पज, मतलब जैसे कि आपको क्या आगे चल करके करना, कोई डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उस डेटा का कोई मतलब होगा ना आगे चल करके भाई, तो आपको वो प्री डिटरमाइन है, पहले से पता है कि इस डेटा को हम लोग करने वाले क्या है, तो वही पूर्व निश्चित उद्देश्य है। पारस्परिक संबंध, मतलब उन डेटाओं में आपस में क्या है, एक रिलेशन जो है बना हुआ होगा, मेंटेन होगा, ठीक। तो इनके डिफिनेशन से ये सारी चीजें जो है निकल करके आ रही थी, ठीक। तो उपर्युक्त वर्ण से यह स्पष्ट है कि सभी समंक संख्यात्मक होते हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते हैं, ठीक ना। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि उपर्युक्त वर्ण से यह स्पष्ट है कि सभी समंक, मतलब जितने डेटा उन्होंने कलेक्ट किए हैं उसमें वो कैसे होंगे, आपके संख्यात्मक होंगे, ठीक ना, ठीक। किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होंगे, ठीक ना। ये चीज इन्होंने जो है बताई। ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमरल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बट ऑल न्यूमरल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये चीज जो है इन्होंने जो है बताई, ठीक। अतः अंकों को समंक तभी कहा जा सकता है जबकि उसमें उपर्युक्त लक्षण विद्यमान है, ठीक ना, ठीक। मतलब ये जो अंक है उनको समंक आप जो है तभी बोल सकते हैं जब ये सारे के सारे सात के सातों पॉइंट उसमें क्या होंगे, विद्यमान होंगे, आप तभी उसको जो है बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये जो है आपकी डिफिनेशन थी, तो डिफिनेशन यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक। जितने आपके साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन थी वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, ठीक। अब आगे का क्लास जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSSC ASO की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप तक ये वीडियो जो है पहुँचता रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।